हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़। आज हम फिर से और एक बढ़िया स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अपने सेक्टर में लीडर है और लार्ज कैप स्टॉक है। मैं सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक क्यों कवर करता हूँ, इसलिए क्योंकि जो नए निवेशक होते हैं, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, लाइक अर्ली स्टॉक मार्केट के जो बिगिनर्स होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट कैसे मूव करता है, कौन से फैक्टर्स के बेसिस पर आपका स्टॉक का प्राइस मूव होता है। कभी कभार क्वार्टरली रिजल्ट्स हो, कभी कभार एक्सटर्नल फैक्टर्स हो या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो, ऐसे अनगिनत बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके द्वारा स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट आ जाता है। सो इसीलिए मैं सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक ही कवर करता हूँ, ताकि जो नए निवेशक होते हैं, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको मार्केट में कॉन्फिडेंस आए कि मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट में कौन से फैक्टर्स होते हैं, साइकिल होता है मार्केट में, सेक्टर में साइकिल्स होते हैं, तो वो सब उसको जानने के लिए टाइम लेता है। तो वो वक्त जब वो साइकिल अप होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्टॉक का प्राइस सिर्फ बढ़ता रहता है, या बुल मार्केट में आपका स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता रहता है, ख़राब से ख़राब का स्टॉक का भी प्राइस ऊपर जाता रहता है। लेकिन जब बेयर मार्केट आती है, वो स्टॉक सिर्फ कंसोलिडेट करती है और एक ही प्राइस में मूव होती रहती है। उसी के कारण मैं सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक में का ही वीडियो बनाता हूँ, ताकि जो नए निवेशक होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, उनको पहले मार्केट को समझना होता है कि मार्केट काम कैसे करता है, क्या करता है। और ऐसे अनसर्टनिटी जब आती है, तो ये लार्ज कैप स्टॉक ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। हालांकि इनमें भी गिरावटें होती हैं, स्टॉक का प्राइस गिरता है और स्टॉक का प्राइस ऊपर भी जाता है, करेक्शन आता है, कंसोलिडेट करते हैं, ये भी सब करते हैं। लेकिन कंपेरेटिव टू मिड कैप और स्मॉल कैप, लार्ज कैप में उतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है। और नए निवेशक डरते नहीं है कि मार्केट जुआ है, मार्केट को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा समझ के वो एंड में छोड़ नहीं देते हैं। इसलिए मैं सिर्फ लार्ज स्टॉक में ज़्यादातर अपने एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो आगे जाके जैसे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जैसे जैसे नए व्यूअर्स ऐड होते रहेंगे और उनको पता चल जाता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, मार्केट कैसे काम करता है, तो हम लोग स्लोली स्मॉल कैप और मिड कैप के और मूव हो जाएंगे। तो फिर चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा स्टॉक है वो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में लीडर है और वो बहुत सालों से बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है और वो हमारे इंडियन प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग में वो लीडर है। जैसे मैं आपको बोलूँगा लीडर है, तो शायद सबको पता चल चुका होगा कि मैं कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक इंडियन बैंकिंग सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर्स है, मेनली दो सेक्टर्स है इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स। जो आपके SBI हो, कैनरा हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, और जैसे भी जितने भी स्टेट के नाम के ऊपर जो बैंक्स है, वो सब आपके गवर्नमेंट सेक्टर से, मतलब PSU बैंक से। और ये जो HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, फेडरल बैंक, ये सब प्राइवेट सेक्टर के अंडर आते हैं। तो ये एक HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और ये प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में लीडर है, मतलब नंबर 1 पोजीशन में ये बैंक है। ये बैंक आपको 1994 में शुरू हुई है। ये एक्चुअली HDFC लिमिटेड की सब्सिडरी थी जब वो बैंक शुरू हुई थी 1994 में। अब जाके जो रिसेंटली इनका जो मर्जर हुआ, HDFC बैंक ने HDFC बैंक में HDFC लिमिटेड का मर्जर हो गया, तो अभी HDFC बैंक की पेरेंट कंपनी है। और इनके और दूसरे भी सब्सिडरीज हैं, जैसे HDFC लाइफ, HDFC एर्गो, HDFC सिक्योरिटीज़, HDFC AMC, HDFC म्यूचुअल फंड, HDB फाइनेंशियल, ऐसे डिफरेंट इनके इनके सब्सिडरीज भी हैं। और इनके मेन प्रोडक्ट्स है, जैसे बैंक क्या काम करती है सबको मालूम है, क्रेडिट कार्ड देती है, कंज्यूमर बैंकिंग करती है, कमर्शियल बैंक, मॉर्गेज लोन, प्राइवेट बैंकिंग, इक्विटी, ऐसे फाइनेंशियल मार्केट में इनका काम चलता रहता है। ये मेनली हमारी
BSE में NSE में है और इसके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है एज ADR करके। तो उधर न्यूयॉर्क स्टॉक में भी ये बैंक लिस्टेड है। और अभी हम चल जाएं, इसका हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में है। और ये रहा HDFC बैंक का वेबसाइट, जो जिनका इनके साथ अकाउंट है इनको मालूम है इनमें कैसे लॉगिन करते हैं और कैसे कैसे सुविधाएं यूज़ करते हैं। सो इनका कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है सारे वेबसाइट में। देखिए, हायर FD रेट्स, ये वो, कार EMI ले लो, पर्सनल EMI ले लो, पर्सनल लोन ले लो, सबका इधर ऑप्शन दिखा हुआ रहता है। और इसमें लॉगिन करके आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप करते हो, जो आपको सब लोगों को मालूम है। हम अभी HDFC बैंक के बैलेंस शीट को चेक करेंगे। बैंक के बैलेंस शीट्स थोड़े अलग होते हैं, वो हमारे नॉर्मल कंपनी जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि आप इधर इसका भी रिजर्व्स देख सकते हैं, 1.5 लाख करोड़, 170 करोड़, 203,000 करोड़ का रिजर्व्स है। और इधर 2,39 करोड़ का, इधर 2,79 करोड़ का रिजर्व्स एंड सरप्लस है। और अब इधर देख सकते हैं कितने डिपॉजिट्स इनके पास है, डिपॉजिट्स हैं इनके, और बोरोविंग्स कितने, मतलब जो भी पैसा है रिजर्व बैंक से और हमारे पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं, वो सब आपको इधर ही दिखाई देते हैं बोरोविंग्स और डिपॉजिट्स में। एक तरह का ऐसा है कि बैंक इनको, हम पब्लिक से बैंक उधार लेती है, मतलब जो भी डिपॉजिट करते हैं वो ऐसा माना जाता है कि वो पब्लिक बैंक को उधार दे रही है, इसीलिए वो आपको रिटर्न में इंटरेस्ट देती है साल के 6%, 7%, 5%, डिपेंड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यू आर सिलेक्टिंग। उसके बाद बैंक के पास कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैलेंसेस विद रिजर्व बैंक। आप देख सकते हैं जो रिजर्व बैंक के पास इनका कैश पड़ा हुआ है, जो बैलेंस पड़ा हुआ है 46,000 था, बाद में 72,000 हो गया, 97,000 हो गया, 129,000 हो गया, अभी वो जाके 117,000 है। और बैंक के बहुत जगह में इन्वेस्टमेंट भी है, आप देख सकते हैं 2,90,000, 3,90,000, 4,43,000, 4,55,000, 5,17,000 का। ऐसे इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और ये बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप इधर देख सकते हैं इसका स्टॉक प्राइस है आज का 1636 है, अच्छा स्टॉक प्राइस है और स्टेबल स्टॉक है। उसके बाद आप इसके डिविडेंड देख सकते हैं, कंपनी हर साल डिविडेंड देती रहती है, ऐसा कोई भी साल नहीं है जहाँ पर ये कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया हो। आप देख सकते हैं 17 में दिया है, 18 में दिया, 19 में दिया, 21 में दिया, 22 में दिया, 23 में दिया। हाँ, एक साल बीच में नहीं दिया है जो कि 2020 है। वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि RBI ने ऑर्डर पास किया था कि कोई भी बैंक डिविडेंड इशू नहीं करेगी उस साल, क्योंकि वो साल कोरोना का साल था और बैंकिंग का सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट दौरान से वो लोग जा रहे थे, मतलब उनको मालूम नहीं था कि अभी फाइनेंशियल सेक्टर में कैसा बर्डन आएगा, कुछ उनको आइडिया नहीं था। इसी की वजह से RBI ने बैंक को एडवाइस किया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास कैश रखिए और बैलेंस रखिए, और जो भी रिक्वायरमेंट आता है उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे। उसके बाद वो 21 में बैंक ने डिविडेंड दिया, लेकिन उस साल डिविडेंड एक्चुअली कम दिया है बैंक ने, सिर्फ 6 रुपीज़ 50 पैसे का दिया, नहीं तो बैंक हमेशा 10 रुपये के ऊपर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं 17 से 11 रुपये, 13 रुपये, 15 रुपये हुआ। उस 21 में बैंक ने 6.5 रुपीज़ दिया। उसके बाद 22 में बैंक ने फिर से कम बैक किया, 15.5 दिया। अभी 2023 में बैंक ने तो बहुत रिकॉर्ड हाई डिविडेंड दे दिया, 19 रुपीज़ का डिविडेंड दे दिया। ये सब एक फंडामेंटल स्टॉक के लक्षण होते हैं जो कि डिविडेंड हर साल देती है विदाउट फेल, और उसको हर साल वो बढ़ाती रहती है। जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ता रहता है, वैसे वैसे कंपनी का डिविडेंड भी बढ़ता रहता है। एक स्ट्रॉन्ग कंपनी और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी का एक मेन क्या बोलते हैं आपको लक्षण होते हैं। आप देख सकते हैं HDFC बैंक, इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन है 12,39,000। ये इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है, रिलायंस TCS के बाद यही आती है। बहुत बड़ी कंपनी है ये,
और उसके बाद आप इसके ROC ROE देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके पीयर्स देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला था, ये मार्केट का लीडर है, HDFC बैंक मार्केट का लीडर है। 12,39,000 की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसके नीचे है ICICI बैंक जो कि अराउंड 7 लाख या 6,90,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसके बाद कोटक, एक्सिस, ऐसे लिस्ट जाती रहेगी। उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, जो कि 2012 में कंपनी का रेवेन्यू था 28,000, वो बढ़ के अभी जा चुका है 2023 में 1,70,000 करोड़ का। मतलब आप देख सकते हैं कितने टाइम उसका रेवेन्यू बढ़ा है, जस्ट विद इन 10 ईयर्स में। और इसका नेट प्रॉफिट भी ऐसा ही है, जो कि 5,277 करोड़ था, वो जाके अभी ईयरली प्रॉफिट है इसका 46,000, मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, क्लोज टू 10 टाइम्स ये प्रॉफिट इसका बढ़ा है विद इन 10 ईयर्स। तो बहुत ही बढ़िया बैंक है। मैं आपको बैलेंस शीट में एक चीज़ दिखाना भूल गया। बैंक में हम लोग ये भी देखते हैं, ये भी मेन एस्पेक्ट है, NPA करके, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो बैंक ने लोन दिया है और वो बैंक मान के चली जाती है, मान लेती है कि वो पैसा उनको वापस नहीं आएगा करके, क्योंकि वो जो पैसा उन्होंने दिया है वो डूब गया, ऐसा कुछ कंसिडर करते हैं वो लोग। तो HDFC बैंक का NPA बहुत ही लो होता है कंपेयर टू अदर बैंक्स, क्योंकि ये ज़्यादातर रिटेल लोगों को, आम जनता को ज़्यादा लोन देती है। तो इसका NPA था 0.39, 0.36, 0.40, 0.32, अभी जाके 0.27 में आ चुका है। मतलब साल भर साल ये कम होते गया है। सो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बैंक की ये भी एक निशानी होती है, ठीक है। तो ये रहा इसका प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। बैंक में आपको प्रमोटर ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं रख सकते हैं RBI के रूल्स के द्वारा, नॉट मोर देन 25%। आप यहाँ देख सकते हैं अप टू जून 2023 तक बैंक का प्रमोटर होल्डिंग्स थी 25%, जो कि प्रमोटर था हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। जैसे मैंने आपको शुरू ही बोला था, वो ये कंपनी की HDFC बैंक की पेरेंट कंपनी थी। अभी वो HDFC लिमिटेड ही HDFC में जाके मर्ज हो चुके हैं। मतलब आप पुराने रिकॉर्ड्स देखेंगे तो HDFC लिमिटेड में कोई प्रमोटर नहीं था, वो एक ऐसे ही प्रोफेशनली मैनेज कंपनी थी। अभी HDFC ऐसी हो गई, तो अभी इधर प्रमोटर ज़ीरो है, सिर्फ FIDIC ज़्यादातर होल्डिंग्स रखते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। उसके बाद पब्लिक के पास 16% का होल्डिंग है। सो ज़्यादातर आपको मोर देन 75% होल्डिंग तो FIDIC के पास ही होती है। तो आज का स्टॉक यही था दोस्तों, जो कि HDFC बैंक, जो हमारे इंडियन बैंकिंग सेक्टर में नंबर 1 बैंक है, जो कि 12 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वो बहुत ही अच्छी बैंक है। इसमें आप इन्वेस्ट करके लंबे समय तक रह सकते हैं, कोई आपकी टेंशन नहीं होगी, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आपको ऐसे स्टॉक में पैसे रखेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होती है। बाद प्लस ये आपको बैंक हर साल डिविडेंड देती रहती है, और इसका रिसेंटली स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था 1-2-3 साल पहले। और ऐसे आपको कॉरपोरेट एक्शन ये बैंक देती रहती है। तो बहुत ही बढ़िया बैंक है, बहुत ही रेप्यूटेड ग्रुप है HDFC ग्रुप, बहुत ही इंडिया के वन ऑफ द रेप्यूटेड ग्रुप्स है। तो आप ऐसे बैंक में इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, तब आपको जाके एक डिसेंट रिटर्न बन जाएगी, और आपको मार्केट में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, और मार्केट में कैसे इवेंट में कैसे मार्केट आपको रिएक्ट करती है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी आ जाती है। इसीलिए मैं ज़्यादातर आपको वीडियो में लार्ज कैप स्टॉक ही दिखाता हूँ, ठीक है। आज हम देखेंगे कि निफ्टी का मूवमेंट कैसा था। निफ्टी आज सिर्फ फ्लैट ही था, 19,993 में 93 पॉइंट्स में इसने क्लोजिंग दी है। आज की ओपनिंग 20,000 के ऊपर ही थी, फिर लो बनाया 19,914 पॉइंट्स में, लेकिन 20,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी है, अभी भी 19,000 में ही है।
देखेंगे आज कल परसों या अगले हफ्ते कभी तो जाके 20,000 में क्लोजिंग दे सकती है, अगर मार्केट में और एक्सटर्नल कंडीशंस ऐसे रहेंगे तो। अगर कुछ अमेरिका में ज़्यादा बिकवाली आ गई और उधर कुछ ऊपर नीचे, मतलब ऐसे कोई भी एक डिसीजन आ गया और उसमें मार्केट क्रैश हो सकता था, तो हमारा मार्केट भी क्रैश हो जाएगा। उसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, सबको मालूम है सब फैक्टर्स। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए हो, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको भी शेयर मार्केट का नॉलेज दे दीजिए। तो इस चैनल को आप सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। टिल टुमारो, ओके दोस्तों, ओके देन बाय, सी यू देन टुमारो, ओके बाय।